जय हिंद साथियों। तो चलिए तैयार हो जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। ऐसे भी क्लास 20 मिनट लेट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। लेट है लेकिन दुरुस्त है। आज हम लोग मेंसुरेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो मात्र 1 मिनट में आपका क्लास पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा। चलिए आज की कहानियों को हम लोग प्रारंभ करें। आज हम लोग मेंसुरेशन को शुरू करते हैं। देखिए, मेंसुरेशन में हम लोग 2D और 3D के पढ़ते हैं, ठीक है। यानी 2 डायमेंशनल फिगर को देखते हैं और 3 डायमेंशनल फिगर को देखते हैं। पहले हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर में क्या सब आता है उसको देख लेते हैं, उसके बाद 3 डायमेंशनल को देखेंगे, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मेंसुरेशन कहे तो क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को जो है हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? 2 भागों में। वह भाग कौन कौन सा है या देखिएगा। मेंसुरेशन को हम लोग 2 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। पहला जो है वह 2 डायमेंशनल फिगर होता है, यानी 2D होता है। दूसरा जो है वह 3D होता है, ठीक है। अब देखिए 2D में क्या आता है और 3D में क्या आता है, पहले इस चीज को हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हर एक टॉपिक को खोलते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। 2 डायमेंशन में जो आता है वह आपका आता है क्या क्या, वह देखिए। पहला त्रिभुज। पहला क्या आता है? त्रिभुज आता है। दूसरा जो है वह चतुर्भुज आता है। क्या आता है? चतुर्भुज आता है। तीसरा चीजों को हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं 3D फिगर में क्या सब देखते हैं। 3D फिगर में जो पहला देखते हैं वह क्या है, ये देखिए। जैसे जिस जिसका आयतन निकलता है ना, समझ जाइए वह सभी किसमें है? 3D फिगर में है। क्या है? 3D फिगर में है। तो चलिए देखते हैं। गोला, गोला हो गया। दूसरा अर्धगोला हो गया। अर्धगोला हो गया। अर्धगोला। जिस तरह से गोला और अर्धगोला 3 डायमेंशन में आता है, उसी तरह से वृत्त और अर्धवृत्त जो है, अर्धवृत्त जो है वह किसमें आता है? अर्धवृत्त आता है 2 डायमेंशन। वृत्त और अर्धवृत्त आता है 2 डायमेंशन में, जबकि गोला और अर्धगोला 3 डायमेंशन में आता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा, तीसरा देखिए, बेलन हो गया। बेलन। चौथा शंकु। शंकु हो गया। पांचवा जो है वह हो गया छिन्नक। छिन्नक। इस सभी पार्ट को हम लोग बारी बारी से खोलेंगे और इसका विस्तारित रूप देखते जाएंगे, ठीक है। पहले में आपको दिख रहा होगा त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त और अर्धवृत्त। इसमें जब आए तो गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु और छिन्नक, ये सभी आता है 3D में, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 2 डायमेंशन को खत्म करते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर में पहले त्रिभुज आता है, उसके बाद चतुर्भुज, उसके बाद बहुभुज, तब वृत्त और अर्धवृत्त।
बारी बारी से हम लोग सभी को खत्म करते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलिए, आप लोग इसे जो है सो लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसे मिटाते हैं। अब हम लोग जो है पहले त्रिभुज से शुरू करते हैं और त्रिभुज की कहानियों को देखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, पहला से जो शुरू होता है वह हमारा क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज, पहले थोड़ा हम बेसिक डिफिनीशन अभी देख ले कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन कोण और तीन भुजा होते हैं। ठीक है, आपको हम डायग्राम बना रहे हैं, वह देखिएगा। जैसे देखिए एबीसी यहाँ क्या है, एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें तीन गो शीर्ष, ए बी और सी क्या है, तीन गो शीर्ष है। उसके बाद ए बी बी सी और ए सी त्रिभुज की तीन भुजा है। उसके बाद तीन गो कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीन गो कोण भी। ठीक है, इतना आप बेसिक कंसेप्ट जानते होंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों को हर एक स्टूडेंट जानते रहता है। ठीक है, इसमें देखिए अगर हम इस पर से शीर्ष से आधार पर लंब डाल दे तो यही लंब हमारा ऊंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कोण ए के सामने वाली भुजा होता है ए, कोण बी के सामने वाली भुजा होता है बी, और कोण सी के सामने वाली भुजा होता है सी। इतना तक आपको जानकारी रहता है। ठीक है, कोण ए के सामने वाली भुजा ए, कोण बी के सामने वाली भुजा बी और कोण सी के सामने वाली भुजा सी। ये ऊंचाई है, इसको मान लेते हैं हम एच। ठीक है, अब चलते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। पहला पॉइंट आप जानते हैं कि त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। ये चीज हम नहीं लिखने वाले हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यह हम इसीलिए लिखा रहे हैं क्योंकि ज्योमेट्री में भी इसका काम आता है और यहाँ पर भी काम आता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। दूसरा जो हमारा पॉइंट बनता है वह बनता है त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, तीनों बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले क्या बोले कि त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोणों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों बाहर वाले कोणों का योग 360 डिग्री। अगला हम चलते हैं। अगला कहेगा त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, परिमाप को ही परिमिति कहा जाता है। परिमाप को ही क्या कहा जाता है, परिमिति। ठीक है, तो जब कभी भी कहे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा तो परिमाप मतलब पूरा माप, परिमाप मतलब पूरा माप। तो पूरा मापेंगे किसको, त्रिभुज के तीनों भुजा को। यानी परिमाप बराबर जो होगा वह त्रिभुज के तीनों भुजा का योग होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा का योग, त्रिभुज के तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग, भुजा का योग।
चलिए अच्छा से देखिएगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज के तीनों भुजा का योग होता है। तो परिमाप को हम लोग किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि पहला भुजा ए, दूसरा भुजा बी और तीसरा भुजा सी है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला बन गया यहां से आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट पर चले, इस तीनों पॉइंट को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए आगे बढ़े, अब इसे मिटाते हैं। अब हम लोग चौथे पॉइंट पर चलते हैं। देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या है, चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अभी हम देख रहे थे त्रिभुज का परिमाप, अब देख रहे हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या देखे, परिमाप, अब क्या देख रहे हैं, अर्ध परिमाप। यानी परिमाप का आधा क्या कहलाता है, अर्ध परिमाप कहलाता है। परिमाप का आधा क्या होगा, अर्ध परिमाप होगा। तो परिमाप तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 हो जाएगा। अर्ध परिमाप को सूचित किससे करते हैं, एस से सूचित करते हैं। तो एस बराबर आपका फॉर्मूला क्या बनकर आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 आ गया। ठीक ना, चलिए आगे की पॉइंट को अब हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, इसे देख ले। चलिए आगे का पॉइंट अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला 5वां नंबर पॉइंट को अब हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। 5वां पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है, 5वां पॉइंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कहे कि क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। अब कहेगा कि त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप, यानी डेल्टा बाय एस, डेल्टा बाय एस। डेल्टा को हम लोग जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल से डिनोट करते हैं, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से सूचित किया जाता है, और एस को अर्ध परिमाप कहते हैं, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप। चलिए, यानी स्मॉल आर बराबर डेल्टा बाय एस। 7वां पॉइंट देखिए, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है ए बी सी बट्टा 4 डेल्टा, ए बी सी बट्टा 4 डेल्टा, ए बी सी बट्टा 4 इंटू डेल्टा। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज की भुजा है, और डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो गया, ए बी सी बट्टा 4 डेल्टा, ए बी सी बट्टा 4 डेल्टा।
ठीक है, आप इतना चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे की कहानियों को शुरू करते हैं। चलिए इसे मिटा दे। अब मिटाते हैं और अब आगे की कहानियों को हम लोग देखते हैं। आज के बाद आपको त्रिभुज से संबंधित कोई कॉन्सेप्ट बचा हुआ नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। चलिए अब हम लोग 7वां पॉइंट देख लिए थे, 8वां पॉइंट देखने जा रहे हैं। 8वां पॉइंट क्या है, हॉट का ही। या देखिएगा, ये एबीसी एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, ये मान लिए त्रिभुज दिया गया है, इसके बीच का कोण आपको दे दिया है थीटा, और ये दोनों भुजा दे दिया है। तब कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। 1/2 गुने ए बी साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अगर एडवांस लेवल में पूछेगा डायरेक्ट क्षेत्रफल, तो यही फॉर्मूला पर पूछेगा। दो भुजा दे देगा, उसके बीच का कोण दे देगा, और आपसे पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। क्या इस पर आप निकाल सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला क्षेत्रफल से ही संबंधित देखिए क्या हो जाएगा। जैसे देखिए ये त्रिभुज दिया गया है, इसकी भुजा ए बी और सी दे दिया है। तब कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, ये ध्यान दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो अब जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पर। सभी टाइप्स को बारी बारी से खोलेंगे और देखते हुए आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसे मिटा दे। चलिए छाप लीजिए आपने। अब चलिए हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए त्रिभुज जो है, ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल को जो है कितने टाइप्स में बांटते हैं वह देखिए। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज को जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। पहला कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। पहला कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या बोले कि कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, दूसरा भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के जो है वह कौन सब है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। पहला कैसा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज,
दूसरा है समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उसी तरह से भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। चलिए, भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। अब इस छह जो हुआ है त्रिभुज, टोटल कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। 3 गो कोण के आधार पर और 3 गो भुजा के आधार पर। ठीक है, अब इस 6 में से सभी को बारी बारी से खोलेंगे और सब कुछ समझते हुए आगे निकल जाएंगे। तो चलिए छाप लीजिए आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। छापिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी छाप लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए इसे अब हम मिटाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रारंभ करते हैं न्यून कोण त्रिभुज से। चलिए पहले सबका डिफिनीशन हम देख लेते हैं यहीं पर। चलिए आगे ही देख लेंगे, सबकी बारी बारी से खोलेंगे और सबको देखते हुए चले जाएंगे। आज थोड़ा लंबा क्लास होगा तो डटे हुए रखना है। चलिए पहला जो हमारा त्रिभुज है वह कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ठीक है, पहला है न्यून कोण त्रिभुज ना, तो हम लोग समझते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। या फिर जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए सुनिएगा फिर से, जिस त्रिभुज के, फिर से लिख देते हैं, जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक कोण की माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, और 90 डिग्री के बीच में हो, के बीच में हो, बीच में हो, बीच में हो, तो उसे, तो उसे, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 0 और 90 डिग्री के बीच में हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल आपके बीच ये रहा। जैसे देखिए ये त्रिभुज है, इसका ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। इसका प्रत्येक कोण देखिए 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। उसके बाद अगला एग्जांपल, एक है 30 डिग्री, एक है 80 डिग्री, और एक जो ले लेते हैं हम 8 3 11 110 70 डिग्री। ठीक है, सभी को जोड़ कर देखिए कितना हो रहा है, 8 7 15 3 18।
यानी त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक कोण की जो माप है वह क्या है, 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। तो ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम लिख दे कि एक है 70 डिग्री, एक है 50 डिग्री, ठीक है, और दूसरा 7 5 12 120, तो इसे ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तीनों का योग पुराना है 180 डिग्री। अब तीनों देखिए 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, हो न्यून कोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, एक ही चीज याद रखना है कि इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप जो है वह 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं, इतना ही याद रखना है। एक ही क्वेश्चन पूछता है कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण की माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा त्रिभुज जो आता है वह आता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब देखिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप, गलत बोल रहा है, जिस त्रिभुज के किसी एक कोण की माप 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जिस त्रिभुज के किसी एक कोण की माप 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर से, जिस त्रिभुज के किसी एक कोण की माप 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समकोण त्रिभुज का डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है। कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तब इसमें कहेगा, इसका चलिए हॉट पॉइंट को जानते हैं, क्या सभी इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर देखिए, समकोण त्रिभुज में जो नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये क्या है, आधार है। खड़ी भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और सबसे बड़ी भुजा जो रहता है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, यानी एच से डिनोट करते हैं। आधार को बी से डिनोट करते हैं और लंब को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एच पी और बी हो गया। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट हमारा बनता है, इसमें यदि पूछे कि समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप मतलब होता है पूरा माप। परिमाप मतलब क्या होता है, पूरा माप होता है। तो पूरा माप क्या होगा, इसका जब परिमाप हम निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज का परिमाप हमारा क्या होगा, P प्लस B प्लस H हो जाएगा। क्योंकि तीनों भुजा इसका यही ना है, P है, B है और H है, तीनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। दूसरा देखिए, समकोण त्रिभुज का अगर आपसे क्षेत्रफल कहे तो क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। आधार गुने शीर्ष लंब या लंब भी कह सकते हैं। शीर्ष लंब को क्या कह सकते हैं, लंब डायरेक्ट आप कह सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब या लंब। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 गुने बी गुने पी, 1/2 गुने बी गुने पी। ठीक ना, चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। समकोण त्रिभुज में कहे अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम लोग पहले लिख ही दे। अंतःवृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या तो ये होता है आपको P प्लस बी माइनस एच बट्टा 2। P प्लस बी माइनस एच बट्टा 2, P प्लस बी माइनस एच बट्टा 2 होता है।
इसी में हमसे पूछे अगला पॉइंट। चलिए इस तीनों पॉइंट को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसके अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। नोट कीजिए, पहला परिमाप हो गया P प्लस बी प्लस एच, क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणे बी गुणे पी, अंतःवृत्त की त्रिज्या P प्लस बी माइनस एच बाई 2। अब हम लोग देखते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। समकोण त्रिभुज में अगर आपसे पूछे कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा तो वह क्या होता है, यह देखिए चौथा पॉइंट, परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर। परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है कर्ण बट्टा 2, H/2। कर्ण का आधा हो जाता है। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है वह कर्ण का आधा होता है, यानी H/2 होता है। क्या होता है? H/2 हो जाता है, H/2। ठीक ना? चलिए ये पॉइंट था। अब आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का कोई एक कोण कितना डिग्री का होता है? कोई एक कोण जो है, कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, शेष दो कोण न्यून कोण होता है। शेष दो कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है। शेष दो कोण न्यून कोण होता है। कैसा कोण होता है? न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है। चलिए इसे समझ गए हम। ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ का समाप्त। ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक और कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का, उसे हम बता देते हैं अभी तुरंत। ठीक है, इसे लिख लीजिए, परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा हो गया। समकोण त्रिभुज का कोई एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, शेष दो कोण न्यून कोण होता है। ठीक है। अब चलिए छठे पॉइंट को अब हम लोग देख लेते हैं। इसका छठा पॉइंट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठा पॉइंट क्या महत्वपूर्ण है? पाइथागोरस थ्योरम से क्या आया था? पाइथागोरस साहब दिए थे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से आया था हमारा। क्या आया था ये ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आया था। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, ये ना हुआ था। अब देखिए कर्ण को हम लोग h कहते हैं तो h स्क्वायर, लंब को p कहते हैं तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसी से आप निकालिएगा तो 6 फॉर्मूला बनकर आता है। ठीक है, जब p को एक साइड रखिएगा तो b उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, केवल यही याद रखना है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसी से पूरा काम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले त्रिभुज पे, अधिक कोण त्रिभुज पे। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज क्या है इसे देखिए। अब अधिक कोण त्रिभुज को देखेंगे। समकोण त्रिभुज समाप्त हुआ। अब चलता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या है इसे देखिए। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जिस त्रिभुज के किसी एक कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिएगा, इसका कुछ खास है नहीं, जैसे ए है, बी है और सी है। इसका एक एंगल अगर दे दिया हम मैंने 120 डिग्री, ठीक है, ये दे दिया 40 डिग्री, कितना हो गया? 4 2 6 160, ये हो गया 20 डिग्री। तो देखिए कोई एक कोण जो है इसका वह कितना है? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये त्रिभुज हमारा क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अगला एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैंने ये कोण कर दिया 130, ठीक है, 130, ये ले लिया मैंने 30, तो ये कितना होगा?
130 और 30 हो गया 160, 160 और 20 180 हो गया। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से आपने देखा कि जिस त्रिभुज के कोई एक कोण की माप 180 डिग्री से छोटा और 90 से बड़ा होता है तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट किस त्रिभुज पे, भुजा के आधार पर जो 3 गो देखे हैं उस पर, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए हमारा समबाहु त्रिभुज क्या है। VVI कॉन्सेप्ट समबाहु त्रिभुज का सभी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा समबाहु, बाहु मतलब होता है भुजा, सम मतलब समान, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब देखिए हम त्रिभुज बनाने जा रहे हैं। देखिए ए बी और सी एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होता है और प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होता है। जैसे देखिए इसकी सभी भुजाओं को मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया, और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समान होता है, यानी 60-60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। 60 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग इसकी कहानियों को भी पूर्ण रूप से देख लेते हैं। चलिए हाथ प्रारंभ करें। पहला पॉइंट, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें पूछे दूसरा पॉइंट कि इसकी प्रत्येक भुजा समान होता है। इसकी सभी भुजाएं क्या होता है? समान होता है। इसकी सभी भुजाएं समान होता है। भुजाएं समान होता है। इसका सभी भुजाएं क्या होगा? समान होता है। अगला पॉइंट देखिए कि कहेगा कि समबाहु त्रिभुज में परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब होता है पूरा माप। परिमाप मतलब पूरा माप। तो पूरा मापिएगा किसको? त्रिभुज के तीनों भुजा को मापना है। तो त्रिभुज के तीनों भुजा को मापिए, ए प्लस ए प्लस ए, 3 गो ए यानी 3 गुने भुजा। तो परिमाप क्या हो गया? 3a हो गया। परिमाप क्या हो गया? 3a हो गया। चलिए अब हम लोग चौथे पॉइंट पर चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल कहे, कैसा त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है? ए है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं पांचवा पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट आपसे पूछे, देखिए शीर्ष से आधार पर अगर हम लंब डाल दे तो ये हमारा क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। ये क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कहे आपको क्या होगा? तो ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है? वह होता है √3/2 गुने भुजा। √3/2 गुने ए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने ए। √3/2 गुने ए। √3/2 गुने ए। चलिए इसे छापिए, उसके बाद हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को समझ। देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इसे देख ले। चलिए मिटाते हैं और आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। समबाहु त्रिभुज में अगर आपको कहे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा,
अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर। तो स्मॉल आर बराबर होता है a/2√3, a/2√3 यानी भुजा में 2√3 से भाग दे दीजिएगा तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। सातवां पॉइंट, समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या या परिवृत्त की त्रिज्या कहे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a/√3, a/√3। एक क्वेश्चन नया में क्या ट्रेंडिंग में है, कहता है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। तो यहां से आप निकाल लीजिए अनुपात, परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात। देखिए परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, a/√3 है, और परिवृत्त की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, a/2√3 है। ठीक है, अब देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए या फिर नीचे वाले से नीचे वाले और ऊपर वाले से ऊपर वाले को काट दीजिए। तो क्या बचा, ये बचा है 1:1/2। अब कोना कोनी गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2:1, यानी परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात होता है वह 2:1 होता है। समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है, 2:1 होता है। ठीक है, इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये समबाहु त्रिभुज की कहानी था, आपने समबाहु त्रिभुज को अच्छी तरह से समझ लिया। अब एक दो पॉइंट और है बता देते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। 9 नंबर जो पॉइंट है, जितना का समबाहु त्रिभुज होता है वह समरूप होता है। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आप याद रखिएगा, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसा होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपका समबाहु त्रिभुज भी हुआ समाप्त। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो हमारा है, अगला कॉन्सेप्ट वह अगले त्रिभुज पर है। समबाहु त्रिभुज के बाद अब क्या आता है, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु। देखिए इस सब को लिखते लिखते ही इसका भाषा हमें पता चल जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए समद्विबाहु को तोड़िएगा तो कितने भाग में टूट रहा है, 3 भाग में टूटता है। पहला सम, दूसरा द्वि, तीसरा जो टूटता है वह टूटता है बाहु। सम मतलब समान, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा समान हो तो उसे कैसा त्रिभुज कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं। यहां से देखिए, यहां पर मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये दिख रहा होगा। चलिए ए बी और सी, ये जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी दो भुजा समान है। ठीक है, देखिए जब समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर की दो भुजा समान होती है तो आधार पर का दो कोण भी समान होता है। आधार पर की दो भुजा जब समान हो तो आधार पर का दो कोण भी क्या होता है, समान होता है। तो देखिए जब दोनों भुजा समान है तो दोनों कोण भी क्या होगा, समान होगा नीचे वाला। ठीक है, तो देखिए दोनों समान भुजा को मैंने ले लिया ए, क्या लिया है ए, और समान भुजा को ले लिया मैंने बी। ठीक है, अब यहां से हमें पूछेगा, क्या क्या पूछेगा वह देखिए। पहला हमें पूछेगा, इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। इसे समझ गए होंगे कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
ऐसा त्रिभुज कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए हर्ष में इसको हम अच्छी तरह से फरिया ले। हर्ष का पहला पॉइंट, इसका कोई दो भुजा समान होता है। जब आधार पर का दो भुजा समान हो तो आधार पर का दो कोण भी समान होता है। पहले तो इसका आपसे परिमाप पूछेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप मतलब पूरा माप, तो तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा। यहां से इसका आपसे क्षेत्रफल पूछेगा। क्या पूछेगा? क्षेत्रफल पूछेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 इंटू बी रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर, 4a² माइनस बी स्क्वायर। इतना ही चीज इसमें आपको ध्यान रखना है। और दो चीज याद क्या रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर की अगर दो भुजा समान है तो आधार पर का दोनों कोण भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो चलिए कमेंट करके पहले हमें बताइए कि हाँ डाउट है, तो हम इसे डाउट को खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। इसी तरह से नोटबुक लेकर के आराम से बनाते जाना है नोट्स, एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। पूरा मेंसुरेशन का क्रम में टॉपिक वाइज चल रहा है। चलो अच्छी बात है, करते रहो। समद्विबाहु त्रिभुज समाप्त हुआ। अब हम लोग चल रहे हैं विषम बाहु त्रिभुज में। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु। अब चलिए समझते हैं विषम बाहु त्रिभुज होता है क्या। विषम मतलब होता है असमान, विषम मतलब असमान, बाहु मतलब भुजा। देखिए विषम बाहु को भी दो भाग में तोड़ेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। पहला विषम, विषम, दूसरा बाहु। देखिए विषम मतलब होता है भिन्न, अलग, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न या अलग अलग। विषम मतलब भिन्न भिन्न या अलग अलग। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो या असमान हो तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो या भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर से, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। ये देखिए ABC एक विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं भी समान है और सभी कोण भी समान है। इसमें कोण ए के सामने वाली भुजा ए, कोण बी के सामने वाली भुजा बी और कोण सी के सामने वाली भुजा सी है। इसका सभी कोण भी अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। इसका तीनों कोण भी समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजा भी भिन्न भिन्न और तीनों कोण भी भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए, यहां से आपको ये बहुत कुछ इसका कॉन्सेप्ट आप जो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जिस समय टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल जहां पर रहे थे उसी भी हम बता दिए हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट कि इसमें अगर आपसे पूछे कि परिमाप क्या होगा तो परिमाप मतलब क्या होता है? पूरा माप, यानी सभी भुजाओं का योग। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। दूसरा इसका अर्ध परिमाप आपसे पूछे तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। अगला पॉइंट, इसका अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल क्या होगा तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र बहुत ही फेमस हो चुका है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये क्या हो गया? ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला।
ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। ठीक है, चलिए तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी आपका हो गया समाप्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग चतुर्भुज शुरू कर दें या आज की कहानी यहीं पर समाप्त करें? चलिए आज की कहानी हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पर क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे यानी चतुर्भुज को देखेंगे। ठीक है, ये मेंसुरेशन का जितना भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसका कोई भी चार्ज किसी भी स्टूडेंट को नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आप जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स में नहीं भी जुड़े हैं तो वह भी पढ़ सकते हैं, आपके आसपास के जो दोस्त हैं उसे भी यूज करने के लिए। ठीक है, पूरा मेंसुरेशन हम फ्री में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज आप त्रिभुज देखे हैं, कल चतुर्भुज देखिएगा, बहुभुज देखिएगा, वृत्त अर्धवृत्त खत्म होगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे गोला अर्धगोला बेलन शंकु और छिन्नक पे। ठीक है, चलिए आज की कहानी समाप्त।